कुलदीप भारद्वाज एक बार फिर आज शाम की चर्चा लेकर आपके सामने। आपको समय मालूम है कि इस समय जो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है वो तो रामदेव जी का मसला चल रहा है। इस समय वो जिस प्रकार वार प्रहार कर रहे हैं, अपने प्रहार करने की आदतों से मजबूर हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व को भी जोड़ दिया गया है। और अगर किन्हीं लोगों के पास मेरी एक क्लिप नहीं है, मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले उस क्लिप को एक बार मैं पढ़ देता हूं। उस खबर को, अखबार की खबर है, डिजिटल मीडिया ट्विटर आदि पर सब जगह है। बालकृष्ण, जिनको अपनी नागरिकता नहीं पता, जिनको वास्तविकता यह कि जिनकी अपनी नागरिकता नेपाल की बताई जाती थी, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कहा ही। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने जो है आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जनरल ऑस्टिन जायसवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयुर्वेद को बदनाम करना और पूरे देश को ईसाई बनाने की साजिश चल रही है इस समय। आचार्य बालकृष्णन ने डॉक्टर जायसवाल से जुड़ा एक पोस्टर साझा करते हुए ट्वीट किया, पूरे देश को ईसाई बनाने के षड्यंत्र के तहत योग ऋषि रामदेव को लक्ष्य करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासी अब गहरी नींद से जागो, आदि आदि इसी प्रकार की चीजें पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। पोस्टर में जायसवाल को लेकर सवाल है, डॉक्टर या पादरी, ये क्वेश्चन मार्क लगाया बालकृष्ण ने। जायसवाल जो अध्यक्ष आईएमए अस्पतालों और कॉलेजों में ईसाइयत फैलाना चाहते हैं। इस पोस्टर के बाद एक और पोस्टर साझा किया है जिसमें डॉक्टर जायसवाल को लेकर कहा गया है कि वो युवा चिकित्सा छात्रों को ईसाई बनाना चाहते हैं, आईएमए को जीसस क्राइस्ट के प्रचार का मंच बनाना चाहते हैं। बालकृष्ण ने लिखा है कि जब आप अपनी ही प्रगतिशील पद्धति के बजाय सांप्रदायिक और धूर्त मानसिकता वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, गौर कीजिएगा, सारे डॉक्टर को डॉक्टरी पद्धति को धूर्त मानसिकता वाला बोल दिया है। धूर्त मानसिकता वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो कोरोना महामारी कैसे ठीक होगी। इसके बाद उन्होंने एक न्यूज क्लिपिंग साझा करते हुए बाहर आईएमए के विद्वान डॉक्टर और वैज्ञानिकों आपको प्रमाण अनुसंधान आदि आदि जो कुछ भी उन्होंने लिखा, ये एक अखबार, ठीक है सर, इसी पर आधारित। तो मैं आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मनीष कथूरिया हमारे साथ रामपुर से, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मीडिया प्रभारी रहे। रामपुर मुरादाबाद के पास क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि लोगों को रामपुर से ज्यादा मुरादाबाद शायद ज्यादा मालूम होगा उसके लिए। और सीए नितिन व्यास जी, आप कांग्रेस से हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आप पदाधिकारी, और हमारे साथ विमल सारस्वत जी पूर्व अध्यक्ष रहे, लेकिन आप भी राजस्थान कांग्रेस से। विमल सारस्वत साहब, आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन। मनीष कथूरिया जी, क्या बात है कि अब पहले आपका हिंदुत्व खतरे में आ जाया करता था कहीं भी जाए। पहली चीज तो आप लोगों ने एक मुहिम चलाई कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां हिंदुत्व खतरे में हो जाता था। अब ये चिकित्सा पद्धति को भी नहीं बख्शा, यहां भी हिंदुत्व खतरे में आ गया क्या मनीष कथूरिया साहब? देखिए, ऐसा है कि ये बात कही जा रही है कि हिंदुत्व खतरे के अंदर है। पहली चीज तो यह है कि हिंदुत्व जो है वो एक लंबे समय से चल रहा है और आज तक उस पर कभी खतरा नहीं आया है। ये तो सुनने में जरूर आया है कि इस्लाम खतरा है, मगर हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं आया है। लंबे समय से मुगलों का शासन रहा। हाँ अच्छा, चलिए आप बोलिए, फिर पूरा करेंगे, पहले आप बोलिए प्लीज। लंबे समय 800 साल मुगलों ने यहाँ पे शासन किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तब भी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, तो अभी इस टाइम हिंदुत्व कैसे खतरे में आ जाएगा? तो ये बार बार क्यों मुहिम चलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, इस्लाम खतरे में? भारतीय जनता पार्टी के, सर एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक आज तक नेता ने ये बात नहीं कही है कि हिंदुत्व खतरे के अंदर है। कौन से नेता ने कहा, बताइए? और आचार्य बालकृष्ण जी अगर एक चीज ये कह रहे हैं, वही वाली बात अभी आपने अपनी लाइन में एक बात पहले कही कि आचार्य बालकृष्ण जी का ये नहीं पता कि वो कौन से देश के नागरिक है, कहाँ के नागरिक है, कुछ नहीं पता। उनके कहने से आप ये कहते हैं हिंदुत्व खतरे के अंदर, कैसे मान लिया जाएगा इस चीज को? मतलब मैं उनकी इस बात का समर्थन नहीं करता। आप उनकी बात का समर्थन नहीं करते? चलिए पहले नहीं, इस बात का समर्थन मैं नहीं करता। जी ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। नितिन व्यास साहब, आपको क्या लगता है? नहीं सर, देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुत्व खतरे में है, ये सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है। हमारा देश वो है जहाँ पे दिवाली में अली है और रमजान में राम आता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको स्वेच्छा से कोई भी धर्म को चुनने की आज़ादी देता है। तो मेरे ख्याल से सर, जो नैरेटिव है हिंदुत्व खतरे में, ये सिर्फ एक चुनावी फंडा है, भाजपा का फंडामेंटल है, और जिसको हम लोगों ने बिहार, अभी लेटेस्ट चुनाव बंगाल में भी देखा था, जहाँ से कुछ भी नहीं मिला। आज भी जनता
जानती है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम सारे धर्म बराबर हैं। और मेरे को बल्कि सर ये नैरेटिव तो इस चुनाव के अंदर आया, जब से भाजपा पावर में आई है, तो इनके पदाधिकारी हमको बता सकते हैं कि खतरे में कहाँ पर है। और दूसरी सर मैं आपको बताऊं, इस कोरोना काल के अंदर हम देखें पिछले 1.25 साल में, भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जितना मिलजुल के इन लोगों ने काम किया है, मैं हमारे जयपुर के भी आपको बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो वहाँ कहीं भी मेरे को किसी भी धर्म में कोई खतरा महसूस नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है। विमल साहब, विमल सारस्वत जी, अब मुझे ये बताइए कि ये बार बार बेलगाम क्यों हो रहे हैं, और अब कुछ भी नहीं चला रामदेव जी का, तो बालकृष्ण के माध्यम से पूरी पद्धति को, पूरी चिकित्सा पद्धति को, मतलब हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व की राजनीति में धकेलने का प्रयास किया गया। विमल आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार भारद्वाज जी। जी नमस्कार सर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यहाँ पर हिंदुत्व कभी खतरे में रहा ही नहीं। ये तो जो भाजपा वाले हैं वो उसको एक बेस बना लेते हैं कि साहब हिंदुत्व खतरे में है, और आप जो है हिंदुत्व को बचाने के लिए आप बीजेपी को वोट दें। तो बीजेपी का ये एक चुनावी स्टैंड है। जी 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 बोलिए विमल जी, आप बोलिए। ये चुनावी स्टैंड है बीजेपी का कि हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना और देश में राजनीति करना। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है, 36 कौम की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है। हमारे यहाँ एग्रेसिव वाली कोई बात ही नहीं है। भाजपा हमेशा हिंदुत्व के बेस पे आती है और चुनाव लड़ती है और लगभग जीत भी जाती है, लेकिन अब वो जो है एक चुनावी स्टंट बन के रह गया है। आने वाले समय में आप देख लेना, भाजपा कहीं भी भारत में नहीं रहेगी। मतलब ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर ही भाजपा आई और चुनाव जीते और अनेकों प्रदेशों में जीते राष्ट्र के अलावा। विमल जी, मैं सिर्फ चुनावी स्टैंड की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। मतलब वो हिंदुत्व बेस पर ही जो है चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस हमेशा 36 कौम की पार्टी को साथ लेके चलती है। ठीक है, अब मैं मनीष जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर आगे की चर्चा खोलेंगे। जी मनीष जी, पहले आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर सर, अभी भाई साहब ने, हमारे मित्र विमल कुमार जी ने एक बात कही कि भाजपा खाली हिंदुत्व के मुद्दे पे लेके चलती है। आप मुझे एक बात बताइए, 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, उस टाइम कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के हाथ पे ही सारी सत्ता आई, उसके बावजूद हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। कांग्रेस के जितने नेता थे, बंगाल के अंदर कत्लेआम हुआ। मैं खुद इस टाइम जितने पाकिस्तान का जब हमारे हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो हम लोगों की फैमिली खुद पाकिस्तान से आई थी। सैकड़ों लोग मार काट दिए गए, सैकड़ों लोगों के साथ में बलात्कार हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उस टाइम पर कांग्रेस के सारे नेता खामोश रहे। एक सरदार पटेल के ऐसे व्यक्ति थे, और इस चीज का आज इतिहास में भी मौजूद है इस बात का कि उस टाइम पर शायद 24 या 26 शायद सांसद हुआ करते थे। उन्होंने जिस टाइम चुना था तो 25 लोगों ने जो था वो सरदार पटेल जी को चुना गया था, और एक अकेले नेहरू जी थे जिनको अकेला एक वोट मिला था। उसके बावजूद उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और कहते हैं हिंदुत्व की बात जो है वो भाजपा करती है। ये किसकी बात करना चाहते हैं बताइए? ये दो नाव के अंदर सवार होना चाहते हैं। इसी दो नाव के सवार के अंदर होने के चक्कर में इन लोगों को हमेशा नुकसान हुआ इस चीज का। पहले इन्होंने यही करा, हिंदू को जो है मार कटवाया। जिस टाइम बंटवारा हुआ देश का, तब हिंदू मारा काटा गया। बंगाल के अंदर 2000 हिंदुओं को मारा गया, उसके ऊपर इन्होंने हल्ला काटा। कहीं इन्होंने सपोर्ट करा हिंदुत्व का? अगर भाजपा हिंदुत्व का सपोर्ट करती है, ये देश जब देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। मनीष जी, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा कहां पर बात करती है हिंदुत्व में, अभी आप ही बात अपनी बात से आप ही पलट गए मनीष जी। कहां पर थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि भाजपा हिंदुत्व कहां करती है। मैंने ये कहा था कि हिंदुत्व खतरे में है, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि भाजपा हिंदुत्व की बात नहीं। मैं ये भी बताऊंगा हिंदुत्व खतरे में भाजपा की तरफ से कहां से किस प्रकार की मुहिम चलाई जाती है, ये भी चर्चा में आगे करूंगा। और बात ये है कि बालकृष्ण हो गए, रामदेव हो गए, ये भी भाजपा के ही चेहरे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विमल जी, पहले आप जवाब दीजिए जो अभी मनोज कथुरिया कह रहे थे। मैं इस चर्चा से अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के मैं आप लोगों से जवाब ले लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विमल जी, देखिए, मैं जो रामदेव जी हैं और बाल योगी जी हैं, नहीं पहले इनके सवाल का जवाब दीजिए। मनीष कथुरिया जो कह रहे हैं, रामदेव जी को आप भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? रामदेव जी को सर बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल उनके नहीं चलिए इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब ले लूं आपके का। जी नहीं, भाजपा का कोई वोटर है, भाजपा का कोई सपोर्टर, वो अलग इशू हो गया सर, कोई बात नहीं है। पदाधिकारी है ना भाजपा किसी। मनीष जी, अभी इस सवाल का भी जवाब ले लेंगे, आप ही की बात का सवाल लेंगे। पहले आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब मनीष जी से ले लेता हूँ। जी मनीष जी। जी सर,
जी मनीष जी बताइए, वो कह रहे हैं कत्लेआम हुआ सब कुछ, हमने तो सिर्फ सपोर्ट किया, आप लोग कहाँ थे? आप दो दो नावों पर पैर रखकर चले। विमल जी, हम लोग तो भाजपा तो उस टाइम थी नहीं, उस टाइम संघ परिवार ने सपोर्ट किया है। मनीष जी, अगर मैं संघ परिवार सपोर्ट नहीं करता तो मनीष जी, मैं कत्लेआम 2000 लोगों का हुआ था, वो उसी तरह 2000 लोगों का होता। मनीष जी प्लीज, मैं एक बार उनसे जवाब ले लूं। बिल्कुल पूरा टाइम है अभी हमारे पास में, मैं आपके आप ही से बुलवाऊंगा उसके बाद। जी विमल जी बोला। भारद्वाज जी देखिए, जो भारत पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, भारत जो पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो कोई धर्म के आधार पे तो नहीं हुए, जहां तक मेरी संज्ञान में है। ठीक है भाई, कुछ जो सर धर्म के आधार पर ही वो आ गया था, वो धार्मिक आधार के ऊपर ही अलग हुआ था, बंटवारा धर्म के आधार को ही लेकर हुआ था, और इसी आधार को लेकर मांग की गई थी विमल जी। अच्छा जी, जी विमल जी का ऊपर थोड़ा कम है मेरे हिसाब से उस पर। अच्छा चलिए बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हालांकि हमारी बहस बहुत ज्यादा फ्लैशबैक में चली गई है, लेकिन चलिए अभी आप जवाब दीजिए। चलिए नितिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? नितिन जी, नितिन व्यास साहब जी। सर देखिए, पहले तो मैं जो अपना मुद्दा है हिंदुत्व खतरे में, हम उसी पर डिस्कशन करें। 47 में क्या हुआ था, क्योंकि 1947 की बात है, आज 2021 चल रहा है, तो उन परिस्थितियों में उस टाइम क्या स्थितियां थी, काफी मुस्लिम लीडर्स भी उस टाइम एक्टिव थे, गांधी जी थे, तो उस टाइम क्या परिस्थितियां बनी, हम उस पर डिस्कस नहीं करते। आज का जो नैरेटिव है कि हिंदुत्व खतरे में है, और इस वर्ड को लेकर बीजेपी जिस तरह से राज्य दर राज्य इस मुद्दे को उठाकर और ध्रुवीकरण करना चाहती है, मेरे ख्याल से हमको उस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए कि, और हमको देखना चाहिए कि जो भाजपा नैरेटिव है कितना सफल भी हुआ है। बंगाल इलेक्शंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले 3-4 साल से, इवन मनीष जी को पता होगा, वहाँ पे आरएसएस भी वर्किंग कर रही थी, आगे कैलाश विजयवर्गीय जो अपने को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं हिंदुत्व का, सब कर रहे थे, लेकिन जनता ने फिर ममता बनर्जी के विकास के मुद्दे पे वोट दिया। नितिन जी, दूसरा सर मैं आपको 74 से आप 0 पर आ गए, और हम लोग जो थे वो 274 पे पहुंच गए। ये संघ परिवार ने और भाजपा ने जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चले, उसी चीज को लेके हम लोग, आप 74 से 0 पर आ गए और हम 2 से 74 पर पहुंच गए। भारद्वाज जी मुझे बोलने देखिए वो एक अलग मुद्दा है, आप ऊपर में गए ना, हम तो ऊपर हुए हैं। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट इनको बोलने, हमारे साथ पीके सारस्वत जी भी जुड़ गए हैं, मेरे को स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे थे सारस्वत जी। आप जी व्यास जी बोलिए, फिर मैं सारस्वत जी से जवाब लेता हूँ, फिर मूल जिसलिए आज ये चर्चा रखी थी, जिसकी शुरुआत की, उस मुद्दे पर लौटेंगे। जी थोड़ा सा हालांकि हम भटक गए। जी व्यास जी, आप बात पूरी करें पहले। नहीं सर, मेरा तो यही कहना है कि मेरा भाजपा के जो भी सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपन इस मुद्दे को नहीं छेड़, क्योंकि आज का युवा इन चीजों को नहीं चाहता। अगर आप एक ग्रांड सर्वे करेंगे इंडिया में, उसके सामने रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर बीजेपी इसके बेस पे वोट मांगती है, बीजेपी को छोड़े, बीजेपी की चर्चा बाद में लाएंगे, पहले तो हम जिस मुद्दे पर चल रहे थे, बीजेपी ने क्या ट्रेंड चलाया, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। मेरा निवेदन पहले पीके सारस्वत जी, पीके सारस्वत जी बोले। सर जी बोलिए। सर जो आपका टॉपिक है, नहीं सर, एक सेकंड के बाद, जो कि आपका टॉपिक है आज का कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो ये टॉपिक लेकर कौन आया, ये नैरेटिव कहाँ से आ गया? इसलिए मैं बीजेपी का नाम ले रहा हूँ। ठीक है नहीं, बिल्कुल शुरुआत उन्होंने, आप व्हाट्सएप पे लेके कहीं चले जाइए, टीवी की बड़ी बड़ी बहस के अंदर देख लीजिए, सीधा हिंदुत्व को लेकर ही अटैक किया जाता। जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने, वहां भी हिंदुत्व खतरे में आ जाता। चलिए मैं पूछूंगा अभी पहले पीके सारस्वत साहब, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीके सारस्वत जी। जी सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, भारद्वाज जी आपको भी नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, तो ये एक पार्टी हिंदुओं की बात क्यों करती है, बाकी सारी पार्टियां बात क्यों नहीं करती हैं? दूसरा, अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल के तुरंत बाद ही सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में हिंसा क्यों हुई जहां ज्यादा हिंदू रहते हैं? तीसरी बात, हिंदुओं की बात ही मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, दिल्ली में एक डॉक्टर अनूस महमूद की डेथ होती है कोविड में, उनके घर पे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जाता है, और हिंदू डॉक्टर की डेथ होती है के अग्रवाल, जो कि TMA से प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके घर पे 1 पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो हिंदुओं के खिलाफ तो ये पॉलिटिशियन खुद ही चलते हैं। आप दिल्ली सरकार को ले लो, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को ले लो, और दिल्ली में जो दंगे हुए वो भी हिंदुओं के खिलाफ ही हुए थे। तो ये बात नहीं है कि हिंदुत्व के लिए सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी हुई है, वो है बीजेपी, और हिंदुओं की रक्षा के लिए और ये पार्टियां सारी की सारी क्यों नहीं खड़ी होती हैं? एक भी पार्टी का मुझे नाम बता दो जो हिंदुओं के लिए काम करती हो। राम मंदिर का जब कोर्ट ने फैसला दिया, तो राम मंदिर के कोर्ट के फैसले का ना तो बीएसपी ने समर्थन किया, ना एसपी ने समर्थन किया, ना कांग्रेस ने समर्थन किया। तो हिंदुत्व के खिलाफ तो एजेंडा क्लियर नजर आ रहा है कि ये सारी पार्टियां जो हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली का आपको एग्जांपल दिया, पश्चिम बंगाल का एग्जांपल दिया, जहां पर के हिंसा हुई तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही हुई।
घर जलाएंगे तो हिंदुओं के, दुकानें जलाएंगी तो चुन चुन के हिंदुओं की जलाई गई। तो हिंदुत्व तो खतरे में क्लियर नजर आ रहा है भारद्वाज जी। सारस्वत साहब, पहली चीज तो ये है कि आपने अभी दो बातें कही। बंगाल का आपने उदाहरण दिया, ठीक है सर। आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर खाली हिंदू मारा गया, कोई भी मारा गया, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं करते हैं। लेकिन चिंता का विषय, और रहा आपने एक राम मंदिर की बात कही, सारे तथ्य उठाकर देख लीजिए। 1989 में राम मंदिर का जो शिलान्यास था वो हो चुका था। अब तो आप भवन निर्माण की बात कर रहे थे। पर चलिए, अब मैं लौटता हूं वापस। मनीष कथुरिया साहब, आपने कहा जी कहां हम कहते हैं, साहब कहीं चले जाइए, टीवी की बहस से लेके कहीं तक भी, जहां आपकी प्रदेश की सरकार ने, वहां भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वहां भी सिर्फ और सिर्फ और ये कहता जाता है कि अगर अगली बार नरेंद्र मोदी नहीं आए, अगर अगली बार दिल्ली में केजरीवाल रह गया, तो ये पूरा इस्लामिस्तान बन जाएगा। और मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकता हूं उसके। और इसका सबसे बड़ा कारण आपने जो अभी एक चीज और कही कि भाई रामदेव से क्या लेना देना, रामदेव, और अगर रामदेव से नहीं लेना देना है तो आईएमए ने जो मांग करी है, प्रधानमंत्री मोदी क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? अब बोले मनीष कथुरिया साहब, यहां से बहस, और बहस मेरी आज नहीं, बहस मेरी कल भी जारी रहेगी। आज तो सिर्फ मैं ओपन करना चाह रहा हूं इस चीज को, आंकड़े और बाकी चीजें लेके आगे भी बैठूंगा। अब बोले मनीष कथुरिया साहब। सर देखिए, एक चीज तो ये है कि आईएमए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के विषय के अंदर, अब ये देखिए बहुत उच्च स्तर का मामला है, ये मेरा उतना बड़ा लेवल नहीं कि मैं उस चीज पे ही कहूँ कि आदरणीय मोदी जी उसमें क्या एक्शन लेते हैं, एक चीज। दूसरी अच्छा लेंगे, नहीं चलिए मुझे इतना बता दीजिए, आपको विश्वास है कि एक्शन लिया जाएगा? सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी अपनी, अच्छा चलिए, आपने अपनी नहीं हैसियत, सर हर आदमी की हैसियत है। अच्छा चलो दूसरी बात बता दीजिए, एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चलो ये बता दीजिए। सर एक्शन के अंदर यह है कि जो उनके कुछ शब्द हैं वो कुछ हद तक सही भी हैं, कुछ हद तक गलत भी हैं। तो दोनों बातों को दोनों बातों का पहलू को देखकर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बात ये कही कि अगर हाँ इस टाइम कोरोना काल के ऊपर आप आ जाइए तो सारे प्रैक्टिकल ही होते रहे। जितने भी डॉक्टर्स थे वो किसी ने पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि ये वाली दवाई जो है ये कोरोना के अंदर कारगर है। तो इस चीज के ऊपर लेके उन्होंने अपनी बात नहीं कहा ना मनीष जी, नहीं कहा ना, मैं आपको रोक रहा हूं, नहीं कहा ना। लेकिन रामदेव ने दावा ठोक दिया कि मेरी जो कोरोनिल है वो WHO से अप्रूव है, जो कि सरासर झूठ निकला बाद में। उन्होंने कम से कम उनकी तरह झूठ तो नहीं बोला। WHO से अप्रूव्ड है या नहीं, इस बारे में मेरे को पूरी अंदर तक की जानकारी नहीं है, मैं इस बात में नहीं कह सकता। मगर मैं अपनी बात कहूँ, कोरोनल किट मैंने सुन ली है, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रहा, मैंने खुद कोरोनल किट इस्तेमाल करी है और रेगुलर यूज करी, और लेने के बाद आज आप ईश्वर की कृपा है आपके सामने बिल्कुल साक्षात बैठा हूँ। आज मुझे 15 दिन करीब हो गए, मैं कोरोना से बाहर आ चुका हूँ। मेरी फैमिली के अंदर 5 लोग पॉजिटिव हुए थे और सबके सब ठीक हैं, और हम लोगों ने कोरोनल किट ही रेगुलर यूज करी है ना। और दूसरी बात रही, अभी आपने कहा था हिंदू खतरे के अंदर, तो हिंदुत्व, मैंने फिर आपसे ये बात कही कि हम भाजपा कभी इस बात का समर्थन नहीं करते कि हिंदुत्व खतरे के अंदर है। सर सिर्फ भाजपा ही समर्थन करती है, सिर्फ भाजपा ही फैलाती है। और एक चीज मैं और कह दूं, बचाने का काम करती है, कभी भाजपा का कोई नेता ये नहीं कहता कि हिंदुत्व खतरे में है। ठीक है, शब्द का फर्क है थोड़ा सा। ठीक है विमल जी, अब आप बताइए। देखिए वो तो अभी मनीष जी ने बेशक ये कह दिया है कि भाई मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है या स्तर नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मनीष जी पूरे चतुराई से एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बात को परोस रहे हैं। विमल जी, मनीष जी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि भाई भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगती। ये तो ये नहीं मैंने ये नहीं कहा भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगती है। भाजपा हिंदुत्व का समर्थन करती थी, करती है और करती रहेगी। आप मुझे बताइए विमल जी, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभी बीच में जब 79 के अंदर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं करा? उसी टाइम उठा के वहां राष्ट्रपति शासन लगाया होता, और लगाने के बाद जो कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित किए गए, मार काट के भगा दिए गए। सर कौन से सन में शुरू हुआ था विस्थापन? आप लोगों ने मनीष जी कौन से सन में विस्थापन शुरू हुआ था? आज आप लोगों ने जनता ने कर दिया। मनीष जी कौन से सन में विस्थापन शुरू हुआ था, जरा ये बताएंगे एक बार? ये कश्मीरी पंडितों में 79 के अंदर महबूबा मुफ्ती के पिताजी बने थे, रक्षा मंत्री बने थे। कौन? महबूबा मुफ्ती के पिताजी जो बने थे, हाँ जी, रक्षा मंत्री। उस टाइम पर उन्होंने ये सब काम कराया था, कत्लेआम कराया था।
सर उस समय के बाद जिस समय हुआ था, जब वीपी सिंह आए थे सत्ता के अंदर, वो पूरे पूरे भाजपा के समर्थन से थे सर। अब इस विषय के अंदर, क्योंकि कश्मीर और उन सारी चीजों को हम विषय से भटक जाएंगे सर, इस विषय को भी खोलूंगा। जब ये हिंदुत्व खतरे वाला शब्द है, चिंता मुक्त रहे, आज भी ऐसा सीमित समय आप चर्चा में जुड़े रहिए, बिल्कुल इस विषय को खोलेंगे, एक एक चीज आंकड़ों से बैठेंगे, और आपको इस आधार से, इस नींव से आज की से ये पता पड़ जाएगा कि कल से जो चर्चाएं होंगी उनमें क्या क्या विषय खोलेंगे, ताकि हम सब उसी तैयारी से बैठें। इसलिए मैं आज कोई बहुत ज्यादा आंकड़ों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जी सारस्वत साहब बोले। मैं ये बोल रहा था कि अभी ये मनीष जी बोल रहे थे कि नहीं, जो कश्मीर में जो हिंदुत्व का पलायन, ब्राह्मणों का जो पलायन हुआ था वो 79 में हुआ था। ये बात मेरे को नहीं मालूम उस टाइम के बारे में, लेकिन 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, सॉरी 79 तो सर उसके बाद वही ना, उसमें बताइए ना कांग्रेस। चलिए आप पीके सारस्वत जी बोलिए, आप बोलिए। 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी, तो उसी टाइम वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों को रात को भगाया गया था, बलात्कार हुए थे, केस भी खराब हुए थे, और उनको मार पीट के भी भगाया था, और ये भी बोला था अपनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ जाओ और तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। और तो मैं यहाँ एक चीज और कह दूं, आपकी बात रोक रहा हूं बीच में सारस्वत साहब, वो ये है जो शुरू में भी चर्चा आई थी, 1947 के अंदर भी जब विभाजन हुआ था, मामले दोनों तरफ ही गलत हुए थे। जो हिंदू यहाँ से वहां लौट रहे थे, या जो हिंदू इधर आ रहे थे, बलात्कार और जितने भी घृणित घटनाएं थी, जिनको अब याद करना भी शायद उचित नहीं है, दोनों पक्षों की तरफ हुआ था, दोनों देशों के अंदर हुई थी ये चीजें। जी पीके सारस्वत जी बोले। सारस्वत जी बोले कहां से हुई थी? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब वो पुरानी बातों को ना रखते हुए हमें नई बात पे ये करना है कि हिंदुत्व खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है, आज की डेट में है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। हिंदू आज के टाइम में बहुत खतरे में है, जहां भी मुस्लिम आबादी है वहां पर हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में। सारस्वत साहब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कह दिया हिंदू खतरे के अंदर है, 7 साल से आपकी सरकार है, कब तक इस चीज को रोते रहेंगे हिंदुत्ववादी सरकार के हिंदू खतरे में? अगर आप 7 साल के अंदर भी आप अगर सुरक्षित नहीं कर पाए अपने हिंदुओं को, तो फिर क्या फायदा सत्ता में बैठे रहने का? मुझे ये बताइए ना सारस्वत जी। ये जितनी भी सरकारें अब तक बनी है, वोट बैंक के थ्रू बनी है, जहां भी आप देखो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि पहला अधिकार है तो मुसलमानों का, हमारे देश के सत्ता साधनों पे, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? ये ऐसा हुआ है तभी तो उनके आजकल भाव बढ़े हुए हैं, सिर पे चढ़े हुए हैं वो लोग। जहां उनकी आबादी 20% से ऊपर होती है, मतलब हिंदुत्व का ये हाल हो गया, सिर पर चढ़ा करके आपको सारे होशो हवास खो बैठे। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से मनीष कथोरिया जी है, शाना की घटना याद कर लीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध तो हिंदू थे और उसे मारने वाले भी हिंदू समर्थक थे। सारस्वत साहब बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं मानता हूं आपकी बात को, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। नितिन जी अब बात यह है कि हम जहां से चले थे, जहां शुरुआत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, दवाई या मेडिसिन, या इनको भी हिंदू ईसाई, हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट दिया जाएगा क्या? देखिए सर, मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि जो आपका नैरेटिव है कि हिंदुत्व खतरे के अंदर है, मैं आपको दिखाऊं, आज कल से और आज से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज आ रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें आ रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है IMC। एक तो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक है इंडियन मेडिकल काउंसिल। तो एसोसिएशन जो है वो एक तरह से इनफॉर्मल है, जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं, और दूसरा है IMC। अब ये लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि IMA है जो क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ संस्थान है, ठीक है, और जो शिकायत की है प्रधानमंत्री जी को वो भी IMA ने की है। तो सर ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्या सारे IMA के अंदर क्रिश्चियंस हैं? और मैं कह रहा हूँ वर्स्ट सिचुएशन में अगर सारे क्रिश्चियंस भी उसमें है, तो क्या उन्होंने सेवा नहीं की है पिछले कोरोना काल के अंदर? मैं आपकी बात रोक रहा हूँ सारस्वत साहब, मैं आपकी बात, वो सर व्यासी, अगर ऐसी बातें ईसाइयत थी तो बालकृष्ण तो अभी पीछे बीमार हुए थे कुछ दिन पहले ही। चलो रामदेव तो जब वो सलवार पहनकर वहां पर जाकर भर्ती हुए थे, तब उन्होंने भी एलोपैथी का इलाज लिया था 2011 के अंदर। बालकृष्ण तो अभी 2020 के अंदर ही हुए थे। हमारी माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी भी आज IMS में भर्ती हुई है, अगर आपको ध्यान जी। आज नहीं, वो रविवार को, उनको संडे को एयरलिफ्ट करके बॉम्बे के हॉस्पिटल में, और एलोपैथी का इलाज है। मैं ये नहीं कह रहा आयुर्वेद का प्रमोशन हो, बहुत खुशी की बात है, हमारी अपनी पद्धति है, होना चाहिए उसका। और इसके अंदर एक चीज और मैं स्पष्ट करता चलूं शुरू में, कि योग जो है ना, वो बीमारियों को क्योर नहीं करता है, स्वस्थ रहने का एक साधन है। और जिन सुश्रुत महर्षि हुए हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति पतंजलि योगपीठ के अंदर बना रखी है, वो भी शल्य चिकित्सा के एक्सपर्ट थे। जी व्यास जी।
नहीं सर, मेरा तो बस यही है कि किस तरह नैरेटिव चेंज करके एक अपन जिसको बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल जो आपका माइंड स्पेस है उसको कैप्चर करने की बात है, सिर्फ वोट्स को कन्वर्ट करने के लिए। बाकी ऐसा कहीं कोई दृश्य मेरे को दूर तक दिखता कि हिंदुत्व खतरे में। मैं खुद बहुत कट्टर हिंदूवाद हूँ, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, तो भी क्या हुआ। मैं आपके प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। चलिए ठीक सब है, सुरक्षित है सर। चलिए ठीक है, सब अच्छी बात है, सुरक्षित। सुरक्षित रहने चाहिए जी। मुझे मनीष जी अब सीधी सी पहले एक बात बताइए, ये जो आपके बाबा, जिनको बाबा कहते हैं, पता नहीं इनको बवाली बाबा कहें या बाबा कहें या जिम ट्रेनर कहें, बड़े सारे लोग योग कहते हैं। अगर मैं बहुत पीछे चले जाऊं, इन्होंने किस प्रकार उनको रोका था, एक महाराष्ट्र से आते थे, मैं उनकी भी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको याद है इन्होंने 2011 में क्या बयान दिया था? मनीष जी कुछ याद है आपको 2011 का बयान इनका? तो मुझे ध्यान है कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बयान दिया था उन्होंने। नहीं नहीं, मैं कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा सर, मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस करने बैठा ही नहीं उसके अंदर। मैं आपको याद दिला देता हूँ, जून 2011 में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 जून 2011 का बयान है इनका। इन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी। ठीक है साहब, बदकिस्मती, लेकिन यहाँ पर अब मैं बीजेपी कांग्रेस आप कह रहे तो मैं कर देता हूं कि बदकिस्मती से ना उस समय कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया उसके विरुद्ध, और ना आज की बीजेपी सरकार उसके विरुद्ध कोई एक्शन लेने को तैयार है। अब बोले मनीष कथुरिया जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है, आप खाली एक पर्टिकुलर बाबा रामदेव जी को या आचार्य बालकृष्ण जी को टारगेट कर रहे हैं जी। सन 2013 के अंदर, शायद मुझे ये भी ध्यान है और शायद आपको भी याद होगा कि अकबर ओवैसी ने उस समय बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को डालो, हम दिखा देंगे किसमें कितना दम है। वो जेल में गया, वो जेल में गया ना मनीष जी, वो जेल में गया। अरे सर, जेल में गया कब गया? जेल में भाजपा की सरकार आने के बाद गया है। उससे पहले कांग्रेस ने केस दर्ज हुआ था, उसी समय केस दर्ज हुआ था जब ये मामला खुला है। भाजपा और कांग्रेस की छोड़ दीजिए, आज भी भाजपा की सरकार है ना सर, आप केस दर्ज कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ सर, कांग्रेस में मारो झाड़ू, मैं आपके शासन में रह रहा हूं सर। मैं क्यों दिखाऊं? आज शासन आपका है, आज शासन नरेंद्र मोदी का है। एक केस तो दर्ज कीजिए ना आप। मुझे चलिए आज रामदेव को, अगर हमारी चर्चा शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी, और मैं रामदेव को चर्चा इसलिए शिफ्ट की है कि वो वहां पर हिंदू ईसाई फैलाने लगा है। वो फिर हिंदू मुस्लिम या हिंदू गैर हिंदू के अंदर वो भेदभाव उपलब्ध व्यक्त करने लगा। मेरे मित्र अभी बोलिए मनीष जी बोलिए। पूरी भाजपा के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं, भाजपा से लगता है कुछ ज्यादा नाराज हैं आप। नहीं इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर आपको एक अपना बता देता हूँ मनीष जी, एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड, अभी आपको ही समय दूंगा बात में। हमारा एक सीधा सा है कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार, हम इस आधार पर चलते, ठीक है। और इसीलिए आज ज्यादा से ज्यादा समय आप ही को मिला। मेरा प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो है वो अपना गवाही नहीं दे रहा। अब आप अपना आखिरी रिमार्क दीजिए जी। बोलिए, आप बोलिए। सर अभी नितिन व्यास जी हमारे हैं, शायद दिल्ली से है ना भाई साहब? नहीं, राजस्थान, जयपुर से। नितिन व्यास जी ने कहा कि दिल्ली, अच्छा राजस्थान से है। नहीं, राजस्थान की तो बात नहीं, जैसे दिल्ली के अगर हमारे कोई भाई जुड़े हुए हों तो दिल्ली की स्थिति यह है इस टाइम कि दिल्ली के अंदर अभी जो कत्लेआम हुआ था पिछले साल, वो सब लोगों के सामने है। जो बंदा पकड़ा गया वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने उसका कोई विरोध नहीं करा, क्योंकि वजह क्या थी कि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। मुस्लिम वोट बैंक की वजह से उसका विरोध नहीं किया गया। अभी एक और आम आदमी पार्टी का नेता पकड़ा गया जिसने 657 सिलेंडर उसके पास से पकड़े गए। 657 सिलेंडर पकड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 657 लोगों का कातिल है वो। जो दिल्ली के अंदर मौतें हुई है उसमें 657 लोगों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और उसके बाद अगर सर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि खान मार्केट में खान चाचा नाम से रेस्टोरेंट था, इसलिए आम आदमी के मंत्री के नाम पे जो चीजें लगाई गई वो हाई कोर्ट में कहीं नहीं। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये मांगा था, जो कि कंप्लेंट एक भाजपा के व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो हाई कोर्ट ने मांगा था आप सिर्फ ये बताएं आप कहां से सिलेंडर ले रहे थे, कहां से गैस के सिलेंडर मिल रहे थे। और उसमें भी उनको एक तरीके की शब्द कह रहा हूं मैं, क्लीन चिट मिल चुकी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो रातों रात अफवाहें फैलाई जाती है ना, दिक्कत यहीं से होती है। और आपने अगर का फिर आप कहेंगे कि भाजपा से दुश्मनाई है, मेरी कोई भाजपा से दुश्मनाई नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप इन 657 मौतों के लिए आप उस एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए, बिल्कुल जिसने कालाबाजारी करी बिल्कुल जिम्मेदार है, तो साहब जो लाखों आदमी मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा साहब?
आपको मालूम है अभी जो चक्रवात आया था, चक्रवात के अंदर जो उसके कैप्टन थे शिप के, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली गई। ठीक है, तो क्या यहाँ पर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? मनीष जी आप मुझे एक बात बताइए, इस समय हम लोग लगभग 5 लोग इसमें ऑनलाइन हैं जी। 5 लोगों के अंदर मैं अपनी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क अपने ऊपर लगाया हुआ है, मैंने अपनी पूरी फैमिली को बाहर कर रखा है, सेपरेट बैठा हुआ, मगर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए ये हम लोगों की गलती होती है कि जब टाइम शुरू से मोदी जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, उन्होंने बाकायदा कहा कि मास्क भी लगाई है और 2 गज की दूरी भी रखी है। ये भी बताएंगे, कल चर्चा खोलूंगा मनीष जी, कल चर्चा खोलूंगा मनीष जी, कल ही चर्चा खोलूंगा। आपने जो कहा था मास्क नहीं लगा जी, मैं मास्क लगाने वाले आपके नेताओं की चर्चा करूंगा जी। अब मैं बिल्कुल ठीक है, गलती हमारी है, लेकिन गलती का कहीं ना कहीं वो जो प्रधान लोग होते हैं ना, जो लीडर, जो राजा लोग होते हैं, उनको प्रजा अनुसरण करती है उनका, और उनको भी इन चीजों का फॉलो करना चाहिए जी। अब मैं आखिरी रिमार्क लेना चाहूंगा, मेरा निवेदन विमल जी, सर बिल्कुल मेरा मनीष जी, मेरा आज का समय समाप्त हो रहा है जी। विमल जी, मनीष जी, मैं कल आपको बिल्कुल जोड़ूंगा इसमें चर्चा। विमल जी प्लीज, बहुत जल्दी, नहीं तो कट जाएगा प्रोग्राम जी। भारद्वाज जी, मनीष जी ने अभी यही कह दिया कि साहब कोरोना काल है, मास्क लगा के हम लोग नहीं आए, तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे भी हमारी कमी निकाल दी। नहीं ठीक है, कोई नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन हम बंद कमरे में जी। व्यास साहब जल्दी, व्यास साहब हम जो है मास्क लगा के आएंगे कल से, मनीष जी की बात का अनुपालन करेंगे। नितिन व्यास जी नहीं सर, अच्छी बात है, अगर मनीष जी मास्क लगा कर आए हैं तो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, इसमें कोई तो नहीं, लेकिन जब तक दवाई तब तक ढिलाई नहीं, उसका एग्जांपल आप चाहे तो कल डिस्कस कर सकते हैं जी। बिल्कुल करूंगा, ये तो आज शुरुआत थी। सारस्वत साहब आप आखिरी रिमार्क। नहीं, जहां तक मास्क की बात है, तो पश्चिम बंगाल में इतनी रैलियों में अमित शाह ने किसी भी रैली में मास्क नहीं लगाया था, तो दूसरों को कहना बहुत आसान है, हम तो अपने घर में बैठे बिल्कुल। आज इसी नोट पर मैं चर्चा को रोक रहा हूं। ये चर्चा आज सिर्फ शुरुआत थी, कोई आंकड़े नहीं। हिंदुत्व जिस मुद्दे को हम लेकर बैठे थे अभी वहां पर नहीं आए। मनीष जी उस पर चर्चा करेंगे, और फिर वही बात, ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। मेरे साथ जुड़े मनीष ककुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन व्यास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। PK सारस्वत साहब धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कल इस चर्चा को आप ही के साथ फिर इसी समय पर जारी रखें। बाहर निकले, 2 गज दूरी, और मैं कहूं बहुत बढ़िया वाला मास्क है जरूरी। नमस्कार।